नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तकरीबन एक बड़ी अहम एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे जिसको हम कहते हैं डीसी मोटर। तो आपके घरों में इस्तेमाल होती हैं मोटर्स एंड इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। सो वी विल इंशाल्लाह डिस्कस अबाउट डीसी मोटर एंड देन लेटर ऑन वी विल आल्सो सी बैक ईएमएफ का इफेक्ट। सो आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को बड़े अच्छे से कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे इंशाल्लाह स्टेप वाइज। So we will inshallah discuss the working and construction of DC motor and the phenomena of back EMF in motors, and we will try to solve a relevant numerical problem if so. So these are the contents of today's session. So let us follow. First of all, we will discuss about DC motor. So सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि what is the difference between a motor and a generator? जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है और मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। Very good, Ahsan Nawaz, shabash. So in order to understand the concept that how does DC motor work, हम कोशिश करते हैं कि इसकी पहले एनिमेशन देख लें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. So let us go ahead. So if you see the magnetic field, तो magnetic field मेरे साथ साथ अगर आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कर लें तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाएगी. ये मेरा लेफ्ट हैंड है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक मोटर इफेक्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो A B C, B for मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर करंट. सो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है वो मैंने अरेंज कर लिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. वेयर एज जो करंट है जैसे कि अभी यहाँ पर डॉट नजर आ रहा है ना आपको, तो डॉट का मतलब है आउटवर्ड. तो मेरे से बाहर ये जो मेरी फिंगर है ये मेरी तरफ मेरे से आउटवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही है. सो बी अलाइन हो गया और करंट भी अलाइन हो गया, यानी सी भी अलाइन हो गया. और उसके बाद बात आती है फोर्स की. तो फोर्स कहाँ की तरफ लग रही है? फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इसके मुकाबले में अगर करंट जो है वो मूव कर रहा होता इनवर्ड्स, तो इनवर्ड्स का मतलब होना था कि मेरी जो फर्स्ट जो मिडल फिंगर है इसको मैं, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रही है. इट शुड हैव हैड बीन इन द इनवर्ड डायरेक्शन and whereas the magnetic field is from north to south, and force कहाँ की तरफ इंडिकेट कर रही है? force would have been indicating in the downward direction. So ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन में अपनी फर्स्ट फिंगर को और मिडिल फिंगर को अलाइन करेंगे और थंब इंडिकेट करेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगती है. ये कॉइल है. सो ये रेक्टेंगुलर लूप है. तो इस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर इस साइड पर फोर्स अपवर्ड लग रही है, जबकि इस साइड पर, दूसरी साइड पर जो आपके फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड है. दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है. इस साइड पर, दोनों साइड पर फोर्सेस के डायरेक्शन डिफरेंट क्यों है? बिकॉज अगर यहाँ पर करंट इनवर्ड है, सो अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करें, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट आउटवर्ड है, तो फोर्स इधर क्या लगेगी? डाउनवर्ड. सो इस साइड पर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड. जबकि यहाँ पर करंट जो है वो इनवर्ड है. सो करंट जब इनवर्ड है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड हो रही है. सो सिंस करंट इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन इन दिस केस, सो दैट इज व्हाई यू विल सी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो इसके नतीजे में दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के नतीजे में इट विल प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट ऑन द मोटर. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि किस तरह से आपका जो डीसी मोटर है. सो मोटर क्या करती है? इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, एज यू हैव ऑलरेडी टोल्ड. सो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इसका है जी, व्हेन अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड. जब किसी ऐसे लूप को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए जो कि करंट पास कर रहा हो जिसमें से, यानी कि विच इज कैरिंग करंट. सो व्हेनेवर अ लूप विच इज कंटेनिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो, तो उसके शाबाश, वो टर्निंग इफेक्ट कंडक्टर पर लगती है फोर्स
और आप देख रहे हैं कि इन दोनों कंडक्टर्स पे, लेफ्ट वाले कंडक्टर पे और राइट वाले कंडक्टर पे, दोनों पर लगने वाली जो फोर्सेस हैं, both are opposite in direction, because in both of the cases the current is opposite in direction. And we all know very well कि force depends upon the direction of current. The magnetic force acting depends upon the direction of करंट. सो दैट इज व्हाई अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के नतीजे में यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. तो आपने अप्लाई की इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसके रिजल्ट में आपको मिल रही है यहाँ पर आउटपुट में मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो दिस इज अ प्रिंसिपल. सो कंस्ट्रक्शन वाइज देखा जाए तो एक मेन सप्लाई होती है, पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई, जिसकी मदद से हम, या कोई सेल होता है जिसकी मदद से हम मोटर को एनर्जी सप्लाई करते हैं. और आर्मेचर होगा, देयर विल बी एन आर्मेचर जो कि यहाँ पर रिवॉल्व करने के काबिल होगी, और आर्मेचर के साथ यहाँ पर होगा एक कॉइल जो कर रिवॉल्व करेगा दो पोल्स के दरमियान में. और ये जो मैग्नेट होगा, इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ताकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो. सो स्प्लिट रिंग्स जो हैं वो यूज, क्योंकि डीसी सिस्टम है तो डीसी सिस्टम के अंदर हम स्प्लिट रिंग ही यूज करेंगे. अगर ये एसी होता तो एसी मोटर के अंदर हम स्प्लिट की बजाय स्लिप रिंग्स यूज करते हैं. एंड कार्बन ब्रशेस जो हैं वो इसलिए यूज हुए हैं ताकि हम फ्रिक्शन के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकें. ये कार्बन ब्रशेस जाहिर है यहाँ पे ना फ्रिक्शन हो रही होती है, सो यहाँ पर फ्रिक्शन के इफेक्ट को मिनिमाइज कर देते हैं, बिकॉज कार्बन graphite, it has comparatively very small frictional effect as compared to some other materials. So इसके पीछे स्प्रिंग भी लगे हुए होते हैं. So वो इसलिए लगे होते हैं क्योंकि अगर तो ये फ्रिक्शन की वजह से रबिंग होके ख़त्म हो जाए, कुछ वेस्टेज भी हो जाए, तो ये स्प्रिंग इनको पुश करते रहते हैं, सो डैट जितना भी कंज्यूम हो चुका है उसके बावजूद कांटेक्ट जो है वो कायम रहता है. सो वी प्रोवाइड सम मैकेनिकल सपोर्ट ताकि ये, और बाय द टाइम ऐसा होता है कि मोटर से चिंगारियां निकलना शुरू हो जाती हैं. sometimes it starts sparking, so it means you go to change the carbon brushes क्योंकि ये कंज्यूम हो जाते हैं ना. so just मैंने एक प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश की है. कंस्ट्रक्शन वाइज इट इज वेरी क्लियर. so as I already mentioned, क्या डिफरेंस है एसी और डीसी जनरेटर में? What is the difference between DC and AC generator? एसी जनरेटर में अल्टरनेटिव करंट पैदा होता है और डीसी जनरेटर में डायरेक्ट करंट. जी शाबाश, बिल्कुल ठीक. ये तो अभी हम मोटर्स की बात कर रहे हैं, तो मोटर के अंदर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे डिफरेंस में. सर सिर्फ स्लिप रिंग्स और स्प्लिट रिंग्स की फर्क है. yes, this the major difference is between the rings, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग के अंदर स्लिप रिंग्स यूज होंगे, वी विल यूज कंप्लीट रिंग्स, वेयर एज इन डीसी सिस्टम हम कम्यूटेटर सेगमेंट यूज करते हैं, एंड दिस कम्यूटेटर सेगमेंट consists of these split rings. So this is the major difference between both of them. Working principle बड़ा ही आसान है जी. यहाँ जैसे ही आप बटन को प्रेस करेंगे, you will find an electrical form of energy, a current to pass through the loop. जैसे ही लूप में से करंट पास करेगा, ये लूप मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड के जेरे असर, एंड करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड बोथ विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, और दोनों के इंटरेक्ट करने के नतीजे में इस कंडक्टर पर भी एक फोर्स लगती है और इस कंडक्टर पर भी एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और ये दोनों फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है. सो वी ऑल नो वेरी वेल, जब भी दो ऐसी फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, सो दे प्रोड्यूस अ कपल, और ये कपल के नतीजे में एक टॉर्क एक्ट होगा विच इज गिवन बाय T इज इक्वल टू BINA. यहाँ पर B मैग्नेटिक फील्ड, I current, and number of turns, A area, और alpha is the angle जो कि plane of the loop और magnetic field के दरमियान में. So in short we can say
कि जितना करंट ज्यादा होगा, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जितना करंट ज्यादा होगा उतना टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो जो इंजन्स घुमाते हैं आपके ट्रेन्स को, तो वो हाई टॉर्क रिक्वायर्ड करते हैं, क्योंकि एक ट्रेन को मूव करने के लिए बहुत हाई स्टार्टिंग करंट चाहिए होता है। सो आउट देयर दे यूज वेरी हैवी इंडक्शन मोटर्स। सो बाय द वे, दिस वाज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक जिसमें जस्ट आपको हिंट देना था, बताना था एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर वन पॉइंट जो कि फील्ड कॉइल्स के हवाले से है, दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस एट द एंड। हमारा ये मोटर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन प्लीज आस्क। वेरी सिंपल, कोई इसमें डेरिवेशन वगैरह नहीं है। हमें पहले से पता है कि करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ओके, सो जिस तरह हमने देखा कि जनरेटर को घुमाने की वजह बाद, जिस तरह से हमने देखा कि जनरेटर को घुमाने के बाद फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद था उसका लूप, फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई, और इंड्यूस करंट की वजह से एक अपोजिंग टॉर्क लगा, जिसकी वजह से हमें उसको घुमाना उतना ही मुश्किल होता जाता है जितना करंट की डिमांड बढ़ती जाती है। आज हम पढ़ रहे हैं मोटर, और मोटर में जो कॉन्सेप्ट होता है बैक ईएमएफ का होता है। सो जनरेटर में होता है बैक मोटर इफेक्ट, और मोटर में होता है बैक ईएमएफ का इफेक्ट। सो लेट अस सी कि बैक ईएमएफ का इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल स्टार्ट से स्टेप वाइज समझें तो आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान लगेंगे। सो स्टेप वाइज देखा जाए, मोटर कैसे स्टार्ट की जाती है। हम अपने आर्मेचर कॉइल को करंट सप्लाई करते हैं। जब करंट सप्लाई करते हैं तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंटरेक्ट करती हैं, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लगती हैं, और इसके नतीजे में प्रोड्यूस होता है एक टर्निंग इफेक्ट। अभी तक तो सारा मोटर का इफेक्ट है, यानी कि मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नतीजे में मेरी मोटर ने घूमना स्टार्ट कर दिया है। इट हैज स्टार्टेड टू रोटेट, और हमें यही चाहिए। हम पंखे की शक्ल में देखें या ग्राइंडर की शक्ल में देखें, वो वांट टू रोटेट दिस मोटर थ्रू करंट। सो जब ये कॉइल रोटेट होना स्टार्ट करता है तो ये एक कंप्लीट लूप है, और हम सब ये बात जानते हैं कि जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के जेरे असर रोटेट करता है तो क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। शाबाश, वेरी गुड। सो व्हेन अ कॉइल रोटेट्स, सो दिस कॉइल इज रोटेटिंग in the presence of some magnetic field. So when it is rotating under the presence of magnetic field, the magnetic field lines will change, and when the magnetic field line changes, an EMF is induced. तो याद रखें, एक तो वोल्टेज वो हैं जो बैटरी ने सप्लाई किया, इस वोल्टेज के नतीजे में यहाँ पर पास कर रहा है एक करंट, ऑलरेडी एक करंट पास कर रहा है यहाँ पर। सो वी ऑलरेडी हैव अ करंट ड्यू टू द पावर जो कि हमने इसको सप्लाई की थी, लेकिन इस करंट के मुखालिफ एक ईएमएफ इंड्यूस हो गई है। लेंज़ेस लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपने सोर्स को अपोज करेगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले वोल्टेजेस के नतीजे में जो करंट बनेगा, यानी कि इंड्यूस करंट बनेगा, ये इंड्यूस करंट अपने ही सोर्स के करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो क्योंकि इंड्यूस होने वाली ईएमएफ अपने सोर्स को अपोज करती है, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं बैक ईएमएफ। So the induced EMF, it opposes its source, that is why it is called back EMF. So दोबारा से तरतीब में देखें, मैंने करंट सप्लाई किया, करंट सप्लाई करने के बाद जैसे ही वोल्टेज सप्लाई करने के नतीजे में करंट पास किया, करंट की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ने इंटरैक्ट किया, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लगी,
इन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के नतीजे में एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद कॉइल घूमता है, तो हमें तो पहले से ही पता है कि जब कोई कॉइल रोटेट करे मैग्नेटिक फील्ड के जरिए असर, सो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब चूंकि ये ईएमएफ जो इंड्यूस होगी इसमें, वो अपने ही सोर्स के करंट को अपोज करती है। So that is why this EMF is named as back EMF. So let us now see कि अगर मैंने V वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं, let us say कि मैंने बैटरी के जरिए या किसी पावर सप्लाई के जरिए कोई वोल्टेज V अप्लाई किए, अप्लाई करने के नतीजे में करंट कितना पास किया, I। सो हमें करंट पता है ना, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V ओवर R। So I is equal to V over R. So net voltage divided by R. अब नेट वोल्टेज कौन से हैं, मेरा नेट वोल्टेज दो चीजों का सम है। एक तो वो वोल्टेज जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, दूसरे वो वाली वोल्टेज हैं जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से बनते हैं। तो मेरे जो नेट वोल्टेज हैं, द नेट वोल्टेज इज विल बी गिवन एज I इज इक्वल टू V माइनस ई। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ माइनस का साइन रखा है, बिकॉज इट विल बी ऑपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। सो इन शॉर्ट क्या होगा, इस आर को इधर ले आए तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस एंड वी विल गेट आई आर इज इक्वल टू वी माइनस। सो इस फैक्टर को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया हमने, सो यहाँ पे आके ये प्लस हो गया। सो यू विल सी कि आपके जो वोल्टेजेस हैं, यानी कि आपके वोल्टेज दो जगह पर कंज्यूम हो रहे हैं। जो वोल्टेज आपने पावर सप्लाई से लगाए हैं ना, उसका कुछ हिस्सा बैक ईएमएफ को कवर करने में लगेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो मुखालिफ है ना इसके, तो वो वोल्टेज कुछ हिस्सा बैक ईएमएफ को कवर करने में लग जाएगा वोल्टेज का, और कुछ जो बकाया वोल्टेज होंगे, जो रिमेनिंग वोल्टेजेस होंगे, ये वो वाले वोल्टेज हैं जो आपके इस लूप के अक्रॉस अपीयर होंगे। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट वी हैव सीन। अब हम क्या कह सकते हैं जी कि बैक ईएमएफ इफेक्ट क्या है। जब कॉइल रोटेट करता है करंट की वजह से, तो फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, जो कि उसकी मोशन को अपोज करती है। इस ईएमएफ को हम कहते हैं बैक ईएमएफ इन मोटर। So students, let us now discuss that how does a motor burn out, कि किस तरह से कोई मोटर जो है वो हमने अक्सर सुना होगा आपने कि हमारी मोटर जो है वो जल गई, तो ऐसा कैसे होता है और कब होता है। सो इन एनी केस यू विल बी वेरी मच फेमिलियर विद द फैक्ट कि फेराडेज लॉ के बाद जो लेंजेस लॉ हमने स्टडी किया था, उस लॉ के मुताबिक जो इंड्यूस करंट है दैट tries to oppose its source। so अगर तो आपका सोर्स जो है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, so if the speed of the motor is increasing, then under this normal condition you will find कि when the source is increasing, तो जो induced current है it will try to decrease its source। so अगर फिल वक्त सोर्स का जो करंट है वो लेट से है हमारा अराउंड 3 एम्पियर, वेयर एज जो इंड्यूस करंट का जो मैग्नीट्यूड है लेट से दैट इज अराउंड 2.5। सो इट इज अराउंड 2.5। सो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों इंड्यूस करंट ने क्योंकि अपोज करना है, सो द नेट करंट विल बिकम इक्वल टू 0.5। सो यू कैन इजीली सी कि नॉर्मल हालात में करंट की मैग्नीट्यूड इतनी मुनासिब होती है कि ये ऐसा कोई इतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगी। जबकि जब मोटर ओवरलोड हो जाती है, मसलन कि जब आप किसी ऑटोमेटिक स्टेयर के सिस्टम को देखें, सो वहाँ पर मोटर्स ही कनेक्टेड होती है ना। सो अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर ओवर बर्डन हो जाता है, हमारी मोटर जो है उसमें इसकी कैपेसिटी के मुताबिक
तो नहीं, बल्कि इससे बहुत ज्यादा जो बर्डन है वो ये कैरी कर रही है. सो जब मोटर ओवरलोड हो जाती है तो अंडर द ओवरलोडेड कंडीशन the speed of the motor will tend to decrease. So if we have a large load over the motor, so I mean to say you will be able to understand that the motor is now overloaded. So when it is overloaded, the speed will decrease. So when the source is decreasing, the induced current has a tendency to oppose. So oppose करने का मतलब ये नहीं कि हमेशा कम करेगा इंड्यूस करंट, बल्कि इस केस में जब आपके जो सोर्स की मैग्नीट्यूड है, सोर्स की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है. सो लेट अस कंसीडर द सेम केस कि अगर सोर्स है वो 3 एम्पेयर प्रोवाइड कर रहा था, तो अब इंड्यूस करंट जो है ये बजाय इसके कि आपके करंट को अपोज करे, उसको अपोज करते हुए डिक्रीज करे. अब अपोज करते हुए क्योंकि सोर्स डिक्रीज हो रहा है, सो नाउ इट विल ट्राई टू इंक्रीज इट्स सोर्स. सो जब इंक्रीज करेगा, सो इन दिस केस यू कैन सी इसके मुकाबले में जो करंट की मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी. सो when a motor is overloaded, a large amount of current is drawn. So when a large number of current is drawn, so under this condition we all know very well that H is equal to I square R T. So when the current is going to increase this much, तो इतना ज्यादा करंट के बढ़ने की वजह से जो हीट जनरेट होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि आपकी मोटर की जो वाइंडिंग्स हैं दे में बर्न आउट. सो जो नेट करंट है वो इतना ज्यादा हो जाता है अंडर द ओवरलोडेड कंडीशन दैट द मोटर में बर्न आउट, एंड दिस इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट. क्योंकि इंड्यूस्ड करंट जब मोटर ओवरलोडेड होती है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होती है, तो इंड्यूस्ड करंट उसे इंक्रीज करने की कोशिश में अपनी डायरेक्शन अलाइन कर लेता है with the source, and under this condition the current becomes so large that it produces a huge amount of heat, and which causes the windings to burn out. So let's discuss a numerical problem related to this topic. तो अगर एक डीसी मोटर है that has around 24 volts supplied और उसकी वाइंडिंग्स की रेजिस्टेंस 2 ओहम है, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है दैट इज 22.5. सो व्हेन ड्राइविंग द लोड एट द नॉर्मल स्पीड, दिस वाज द फर्स्ट फेज. सो व्हेन द करंट द मोटर जस्ट स्टार्ट्स अप, तो हमने बताना है कि कितना करंट पास करेगा, और हमने फिर से करंट बताना है जब मोटर नॉर्मल कंडीशन में रनिंग कर रही है. सो लेट अस सी. सो अगर तो मोटर बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई है, तो स्टार्ट में चूंकि इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, तो इनिशियल कंडीशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट विल बी जीरो, क्योंकि कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा, इब्तदाई तौर पर मोटर रेस्ट पे थी. सो व्हेन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो, the formula will become very simple. V is equal to IR. So we will simply divide this 2 by the voltages and we will get 12 ampere. So it means starting के अंदर जो करंट है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अभी इसको कोई अपोज नहीं कर रहा. इसके मुकाबले में अगर आप देखें कि नॉर्मल स्पीड के ऊपर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो है 22.5, बिकॉज द मोटर इज रोटेटिंग अंडर द normal condition. So that is why you will see कि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के नतीजे में बनने वाला नेट करंट है, दिस नेट करंट हैज अ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट डेवलप होगा दैट विल टेंड टू डिक्रीज द नेट करंट. सो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन. इसमें ऐसा कोई जलने वगैरह का खतरा नहीं होता, इसलिए मोटर जब नॉर्मल ऑपरेशन में होती है, so it runs on smoothly and there is very small chance that the windings may burn out. So इस लेसन में इस छोटे से न्यूमेरिकल में आपने 2 अहम बातें सीखी हैं. एक तो इनिशियली बैक ईएमएफ जीरो होती है,
दूसरी बात ये कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो करंट की मैग्नीट्यूड है वो इतनी मुनासिब रहती है कि वाइंडिंग जलने का खतरा नहीं रहता। एप्लीकेशंस, देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ मोटर। वैसे आप एक दो बता दें जल्दी से, क्या मोटर की एप्लीकेशंस होती हैं, कहाँ पे कहीं पे यूज, डीसी मोटर आपने कहीं यूज की हुई देखी है रियल लाइफ में? इट हैज मैनी एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ, सो कैन यू टेल एनी वन? वाटर मोटर, शाबाश। और कहाँ पर अप्लाई होती हुई देखी है डीसी मोटर? ट्रिमर नहीं इस्तेमाल करते आप लोग? जी, तो मोटर हैज वेरी लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ। आपके विंड स्क्रीन के वाइपर्स जो हैं वो मोटर के बने होते हैं। गाड़ियों के जो अंदर विंड स्क्रीन होती है ना, उस शील्ड के जो वाइपर्स हैं वो मोटर के बनते हैं। पंखे आपके ऑटोमोबाइल्स के वो भी बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, वो भी डीसी ऑपरेटेड होते हैं। आप में से खिलौने किसने इस्तेमाल किए हैं बचपन में? जी, माजिद ने खिलौने इस्तेमाल किए, तो माजिद Yes, को sir. याद ये होगा। देखे सर। ये तकरीबन हर खिलौने के तकरीबन जनरली हर खिलौने के अंदर जो है वो मोटर मौजूद होती है, टॉयज के अंदर होती है। वाइंडिंग, सर ज्यादातर से खुद फैन बनाते थे सर। जी जी, इसका फैन बनाते थे। वो एक कोका कोला का आई थिंक एक कैन होता था, उस कैन के अंदर भी आता था। तो बड़ी खुशी होती थी कि हम लाइट जाने का इंतजार करते थे कि मैं अपना खिलौना जो है उससे हवा ले सकूं। We have a concept of field coil। ये फील्ड कॉइल क्या होती है? बुनियादी तौर पर फील्ड कॉइल एक ऐसी कॉइल को कहते हैं जिसका मकसद जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना होता है। क्योंकि आपको पता है ना, हम मैग्नेट से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ द फैंस दैट वी कॉमनली यूज एट होम, दे यूज द फील्ड कॉइल। सो फील्ड कॉइल एक ऐसी कॉइल को कहते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट की शक्ल में या सोलेनोइड की शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं। क्वाडकोप्टर को आपने देखा होगा जी। क्वाडकोप्टर के अंदर यहाँ पर ये क्या लगी होंगी? ऑब्वियसली दे विल बी मोटर्स। सो इन मोटर्स के यहाँ पर भी मोटर यूज होती है, बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम है। ट्रिमर आपने इस्तेमाल किया होगा, जैसे ट्रिमर जो है उसके अंदर भी जो है वो मोटर होती है, डीसी मोटर। सो इट हैज वेरी वाइड range of applications in our real life. So this is a lesson of the day. The lesson of the day is sharpening the saw. Sharpening the saw की जो term है, this is taken from 7 habits of highly effective people, and this is the last habit, which is you can say about, it's about repeating and reinforcing, replanning, and keep on developing yourselves, improvisation. सो शार्पनिंग द सो का मतलब है कि आप प्लान करें, उसको डेवलप करें, कम्युनिकेट करें, उसको उसको परफॉर्म करने के बाद फिर देखें उसमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट है। या आपकी अपनी ज़ाती इम्प्रूवमेंट से भी जुड़ी हुई हो सकती है, जिसमें आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल, आपकी जो दूसरी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं। सो जितना आप इम्प्रोवाइज करेंगे उतना ही आप शार्पन द सो करते रहेंगे। सो अब के बाद जब भी मैं शार्पनिंग द सो कहूँ, सो इट मीन्स के आपने इम्प्रोवाइज करना है उस चीज को। यू फाइंड समथिंग दैट वेयर यू लैक एंड यू जस्ट गो एंड ट्राई टू इम्प्रूव दैट गैप। सो थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।